गहरी अंधेरी रात थी। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल पसरा हुआ था। रात के सन्नाटे में जंगल से जंगली जानवरों की आवाज़ और किसी के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। सड़क पर करीब 20 से 25 साल की एक युवती ठंड से कांपते हुए अपने कंधों को हाथों से सिकोड़े हुए शायद किसी की मदद की तलाश कर रही थी। उसने भरी ठंड में लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। हवा उसके शरीर को चीरती हुई गुजर रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सी सिकन थी। काश कोई मिल जाए मदद के लिए, वरना आज तो मैं जिंदा ही नहीं बचूंगी। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। कुछ दूरी पर एक काली गाड़ी खड़ी दिखाई दी। वो तेज कदमों से गाड़ी की ओर बढ़ी और शीशे पर खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। लगता है गाड़ी के अंदर कोई नहीं है, लेकिन अगर गाड़ी यहाँ खड़ी है तो इसका मालिक आसपास ही होगा। मुझे उसे ढूंढना होगा। मैं अकेली फंसी नहीं रह सकती। सुधा उसे ढूंढने के लिए इधर उधर देखने लगी। सड़क के दाहिनी तरफ बने जंगली रास्ते से अजीब सी आवाज़ आई, जैसे कोई जोर जोर से हाँफ रहा हो। लगता है गाड़ी का मालिक अंदर है। हिम्मत कर सुधा आगे बढ़। सुधा ने हिम्मत जुटाई और आगे कदम बढ़ाए। उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं दिखाई दिया। अचानक उसके कंधे पर किसी के हाथ का एहसास हुआ। वो घबराई और ठंडी रात में भी उसका पूरा शरीर पसीने में भीग गया। तभी उसके कानों में एक आवाज़ पड़ी। आप यहाँ इस सुनसान जंगल में अकेली कैसे रह गई? क्या आपकी गाड़ी खराब हो गई है या कोई और परेशानी है? रात में जंगली इलाका बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। उस आवाज़ को सुनकर सुधा पीछे मुड़ी। उसके सामने करीब 30-32 साल का नौजवान खड़ा था। सुधा को देखते ही उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? चलिए यहाँ से बाहर चलते हैं। ये जगह खतरे से खाली नहीं है। उस लड़के ने गाड़ी की तरफ देखने का इशारा करते हुए कहा। आपके तो कपड़े भी भीग गए हैं और आप काँप भी रही हैं। आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी डरी हुई हैं। अगर चाहें तो मेरी गाड़ी में बैठकर थोड़ा आराम कर सकती हैं, या फिर बताइए आपको कहीं जाना है तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। दरअसल मैं मदद की तलाश में ही यहाँ आई थी। कुछ लड़के मेरे पीछे पड़ गए थे। बड़ी मुश्किल से अपने को बचाकर भागी हूँ। आप अच्छे इंसान लगते हैं। मेरा घर यहीं पास वाले गांव में है। क्या आप मुझे वहाँ तक घर छोड़ देंगे? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। आइए गाड़ी में बैठ जाइए, मैं ड्रॉप कर देता हूँ तुम्हें। वो दोनों गाड़ी में बैठने ही वाले थे कि अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सुधा भीग चुकी थी और जल्दी से अंदर बैठ गई। लाल साड़ी में वो पहले से ही खूबसूरत लग रही थी और खूबसूरत लगने लगी, और अब उसके भीगे चेहरे से शरीर से टपकती बूंदें बार बार राजेश का ध्यान उसकी ओर खींच रही थीं। गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? नहीं नहीं होगी अभी, बस मेरा ध्यान थोड़ा भटक गया था। ऐसा कहते हुए राजेश ने सुधा की ओर हल्की मुस्कान दी। सुधा भी हल्की सी मुस्कुराई और नज़रें झुका ली। गाड़ी चलते हुए राजेश का ध्यान बार बार भटक रहा था। अचानक उसकी नज़र सामने पड़ी और एक जली हुई औरत गाड़ी के सामने टकरा गई। राजेश ने झटके से ब्रेक लगा दिया। क्या 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 हुआ? आपने अचानक गाड़ी क्यों रोक दी? तुमने देखा? वो औरत हमारी गाड़ी से टकराई। वो पूरी जली हुई थी। हमें उसे बचाना होगा। आपको गलतफहमी हुई है। जब से आप गाड़ी चला रहे हो मेरा ध्यान सामने ही है। आपकी गाड़ी से कोई नहीं टकराया। इस सुनसान रास्ते पर इंसान तो क्या, कोई जानवर भी अब तक नहीं दिखाई दिया। फिर एक जली हुई औरत आपकी गाड़ी के सामने कैसे आ सकती है? क्या अगर गाड़ी के सामने कोई नहीं आया तो फिर मैंने किसे देखा? आपको भ्रम हुआ है शायद, नींद की वजह से। मेरा घर यहीं से बस 10 मिनट की दूरी पर है। आज रात आप मेरे घर ही रुक जाइए, सुबह आराम से निकल जाना। राजेश ने हिम्मत जुटाकर गाड़ी दोबारा स्टार्ट की। सुधा रास्ता बताती रही और जैसे उसने कहा था 10-15 मिनट में ही गाड़ी सुधा के घर के सामने रुक गई।
सुधा गाड़ी से उतर गई। राजेश भी उतरने ही वाला था कि तभी अचानक उसकी नज़र गाड़ी के शीशे पर गई। गाड़ी की पिछली सीट पर वही जली हुई औरत बैठी थी। उसकी आंखें जलती आग जैसा सीधा राजेश की तरफ घूर रही थीं। राजेश डर के मारे पसीने पसीने हो गया। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा जैसे जाम हो गया था। राजेश चीख पड़ा और तभी गाड़ी का दरवाज़ा खुल गया। ये क्या हो गया आपको? आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं? और इतना पसीना, आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। दरअसल गाड़ी का दरवाज़ा जाम हो गया और मुझे घुटन सी हो रही थी, इसलिए। चलो तुम्हारे घर के अंदर चलते हैं, मुझे कुछ ठीक भी नहीं लग रहा है। राजेश ने गाड़ी से निकलकर उसे लॉक कर दिया और सुधा के घर की ओर बढ़ा। गांव के बीचों बीच सुधा का घर था। घर छोटा सा कच्चा मकान था। दीवारें मिट्टी से लिपी हुई थीं। अंदर एक बल्ब की हल्की सी रोशनी जल रही थी। बाकी कमरा आधे अंधेरे में डूबा हुआ था। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। वैसे तुम्हारे साथ और कोई रहता नहीं है क्या यहाँ? घर में आप अकेली ही रहती हो? और आपके घर वाले? घर और परिवार दोनों में बस मैं ही हूँ। कुछ साल पहले माँ चल बसी और उसके 1 साल बाद मेरे पिताजी भी चले गए। खेत में काम करती हूँ, उनसे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं उसी से गुजारा करती हूँ। आज खेत से ही लौट रही थी जब वो लड़के मेरे पीछे पड़ गए। अच्छा हुआ जो आप रास्ते में मिल गए, वरना पता नहीं आज मैं अपने घर तक कैसे पहुँचती। राजेश उसकी बात सुनकर बिल्कुल चुप हो गया। उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। थोड़ी देर बाद सुधा चाय का प्याला लेकर आई और राजेश के हाथ में थमा दिया। वैसे आपके परिवार में कौन कौन है? आपको देखकर तो लगता है कि आप शादीशुदा हैं। नहीं नहीं, शादीशुदा तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अगर कोई खूबसूरत सी लड़की मेरी ज़िंदगी में आना चाहे तो मेरे दिल के रास्ते हमेशा उसके लिए खुले हुए हैं। दरअसल बहुत देर से बात करना चाह रहा था, लेकिन हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था तुमसे। आप बहुत खूबसूरत हैं। इतनी खूबसूरत लड़की को अकेले नहीं रहना चाहिए, और तुम्हारा अकेला रहना भी सही नहीं है। मेरे साथ शहर चलो, मैं तुमसे शादी कर लूँगा। आप तो शहर के पढ़े लिखे बाबू हैं, मुझ जैसी गांव की लड़की से शादी क्यों करेंगे? मुझसे ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें मत कीजिए। अरे चिकनी चुपड़ी बातें नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ। तुम बहुत खूबसूरत हो और सच में मेरा मन कर रहा कि मैं तुमसे अभी ही शादी कर लूँ। राजेश धीरे धीरे सुधा की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने उसके पल्लू को छुआ, राजेश को जोरदार झटका लगा। हाथ पूरी तरह जलने लगा। अरे ये क्या क्या हो रहा है मेरे हाथ को? राजेश ने घबराकर अपना हाथ संभाला और सुधा की तरफ देखा, लेकिन उसी पल सुधा धुएं में बदलकर अचानक गायब हो गई। राजेश के चेहरे का रंग उड़ गया। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? ये मेरा वहम है या सच में ऐसा हो सकता है? वो ऐसे सामने से कहाँ गायब हो गई? राजेश ने पूरे घर में नज़र दौड़ाई, लेकिन सुधा कहीं नजर नहीं आई। डर से उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं और वो दरवाजे की तरफ भागा और दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो गया। अचानक उसके कानों में पायल की छन छन सुनाई दी। राजेश ने पीछे मुड़कर देखा। वहाँ सुधा खड़ी थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर लंबा सा घूंघट था। वो धीरे धीरे राजेश की तरफ बढ़ रही थी। तुम्हें क्या हो गया? इतना लंबा घूंघट क्यों लिया है? और तुम अभी कहाँ गायब हो गई थी? सुधा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उसके ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। एक झोंके से उसका घूंघट हट गया और राजेश ने जैसे ही उसका चेहरा देखा, उसके होश उड़ गए। उसका चेहरा भयानक था। जगह जगह से मांस निकला हुआ था। आंखें लटक कर बाहर निकल आई थीं। उसका खूबसूरत शरीर अब कटे फटे मांस के टुकड़ों में बदल चुका था। वो राजेश को देखकर मुस्कुराई और भयानक हंसी हंसने लगी। हाँ, आज तेरी जिंदगी की आखिरी रात है। जो तूने किया उसका भुगतान तुझे करना ही पड़ेगा। जो मेरे साथ हुआ था वही तूने उसके साथ किया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। क्या कौन हो तुम? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा
जाने दो मुझे यहाँ से प्लीज़। राजेश भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन अचानक उसने अपने लंबे पहने नाखून राजेश की पीठ पर गड़ा दिए। इतनी आसानी से तुझे भागने नहीं दूंगी। तूने उसे बहुत तड़पा तड़पा कर मारा था, अब तू भी उसी तरह तड़प तड़प कर मरेगा। कुछ दिन पहले। ये सब क्या है? आप फिर से पीकर आ गए। तुम कम से कम मेरी नहीं तो अपने होने वाले बच्चे का तो ख्याल करके ये सब छोड़ दो। अब तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है? हट यहाँ से और खाना ला मेरे लिए। घर में आते ही दिमाग खराब करने लग जाती है। शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरे को कोख में तुम्हारा बच्चा पल रहा है और तुम रोज़ शराब पीकर घर आते हो। पता नहीं वो कौन सी मनुष्य घड़ी थी जब मैंने तुमसे शादी की थी। जा यहाँ से, जाकर अपना काम कर, समझी? दिमाग चाटने की नहीं बोला मैंने। जाकर खाना ले आ मेरे लिए। नहीं बनाया मैंने खाना। अच्छा, मतलब नहीं बनाया? पूरे दिन घर में क्या किया तूने? जा जल्दी से और अभी जाकर मेरे लिए खाना बना। नहीं जाऊंगी और नहीं करूंगी मैं तुम्हारे लिए कुछ भी। मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। अगर मुझे पहले ही पता होता कि तुम ऐसे हो तो मैं कुछ भी तुम्हारे नाम नहीं करती और तुम्हें छोड़कर चली जाती यहाँ से। बस कर, बहुत हो गई तेरी बकवास। किस्मत मेरी फूटी थी जो तुझसे शादी की। हर रोज़ की चिक चिक अब मेरी आंखों के सामने से हट जा, वरना हाथ उठ जाएगा मेरा। तो मारो ना, मारो मुझे, रोका किसने है? वैसे भी आधी ज़िंदगी तो तुमने ख़त्म ही कर दी है मेरी। राजेश नशे की हालत में उठ खड़ा हुआ और मीना पर हाथ उठा दिया। जब तक मीना के पापा जिंदा थे सब कुछ ठीक था, लेकिन जब से राजेश के नाम प्रॉपर्टी हुई और उसके पापा भी चल बसे, मीना बिल्कुल अकेली हो गई। उसे ना चाहते हुए भी राजेश को सहन करना पड़ रहा था, ये जानते हुए कि मीना प्रेग्नेंट है। और राजेश ने उसे बेरहमी से पीटा और घर से निकल गया। वो एक बार में जाकर शराब पी रहा था, तभी उसके एक दोस्त की नज़र उस पर पड़ी। अरे ये तो राजेश है, लेकिन इतनी रात को ये यहाँ क्या कर रहा है? इसकी बीवी तो प्रेग्नेंट है और ये बेबड़ा यहाँ बैठा है। आकाश ने अपने हाथ का गिलास टेबल पर रखा और राजेश के पास जाकर बैठ गया। साले, तेरी बीवी प्रेग्नेंट है फिर भी तू यहाँ बैठकर दारू पी रहा है। पता है ना उसे कभी भी तेरी ज़रूरत पड़ सकती है। अबे तू भी आ गया मुझे ज्ञान देने के लिए। एक तो बड़ी मुश्किल से उससे पीछा छुड़ा कर आया हूँ। मन करता है जान से मार दूँ। उसने मेरा जीना हराम कर रखा है, मेरा, और ऊपर से वो बच्चा, उसकी जिम्मेदारी भी मेरे सिर पर डाल देगी। इससे पहले कि वो बच्चा पैदा हो मन करता है ख़त्म कर दूँ उसको। क्या बकवास कर रहा है तू? उसके पेट में तो तेरा बच्चा पल रहा है और तू उसे मारने की बात कर रहा है। पागल हो गया है क्या? हट, जाने दे मुझे। राजेश बोतल हाथ में उठाकर वहाँ से चला गया। अगले दिन जब उसका नशा उतरा तो वह मीना के पास पहुँचा। मुझे पता है कल रात मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बिहेव किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहता हूँ और अपनी गलती सुधारने की कोशिश भी करना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी किसी भी बात का भरोसा नहीं है और मुझे तुम्हारी माफ़ी भी नहीं चाहिए। जाओ यहाँ से प्लीज़। नहीं, मैं सच में अपने किए पे शर्मिंदा हूँ। मुझे बस एक मौका दे दो। तुम्हारी डिलीवरी में अभी 1 महीना बाकी है। पता है तुम्हारे लिए ट्रैवल करना ठीक नहीं है, लेकिन अपनी गाड़ी से तो हम जा सकते हैं ना। तुम्हें पता है ना मैं कितने टाइम से नेपाल जाना चाहता था। चलो चलो ना, हम दोनों वहाँ घूमने चलते हैं। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना और डॉक्टर ने वैसे भी मुझे ट्रैवल से मना किया है। मैं अपने बच्चे के लिए कोई भी रिस्क नहीं ले सकती। अरे कुछ नहीं होगा मीना, मुझ पर भरोसा करो, मैं बहुत ध्यान रखूँगा तुम्हारा। मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा और नेपाल यहाँ से बहुत दूर भी नहीं है, कुछ घंटे ड्राइव करेंगे तो पहुँच जाएंगे। मीना ऐसे हालत के साथ कहीं नहीं जाना चाहती थी, लेकिन राजेश की जिद के आगे उसे मजबूरी में नेपाल जाने के लिए मानना पड़ा। वो गाड़ी लेकर नेपाल की पहाड़ी रास्तों पर निकल गए।
रात होते होते वो वहाँ पहुँच चुके थे। रोड के दोनों तरफ सिर्फ घना जंगल था। राजेश, थैंक यू यार, मुझे घुमाने लाने के लिए। आज से हम अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे। तुम भी ये ड्रिंक की आदत छोड़ दो। लेकिन यार, मैं गाड़ी में बहुत परेशान हो रही हूँ। आखिर कितनी दूर है होटल? यहाँ तो दूर दूर तक होटल तो क्या, इस जंगल के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। हाँ, क्योंकि यहाँ आसपास कुछ है ही नहीं, और अब तुम्हें यहाँ कुछ नज़र आएगा भी नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि अब तुम मरने वाली हो और तुम्हें बचाने के लिए यहाँ कोई नहीं है। हाँ हाँ, बेवकूफ़ लड़की, मुझ पर भरोसा कर लिया और अपना सब कुछ मेरे नाम भी कर दिया। अब जब सब कुछ मेरे नाम हो चुका है तो तुम मेरे किस काम की हो? तुम्हारे साथ रहकर मैं बंधा हुआ महसूस करता हूँ और इस बच्चे को भी इस दुनिया में नहीं आने देना चाहता। इसलिए गुड बाय मेरी प्यारी पत्नी। क्या? इससे पहले मीना कुछ और कह पाती, राजेश ने उसके मुंह पर रुमाल रख दिया और उस पर बेहोशी की दवा लगाई हुई थी। मीना की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। राजेश ने उसे गाड़ी से निकालकर और जंगल के अंदर घसीटकर ले गया और फिर चाकू से उस पर वार करने लगा। उसने मीना के मुंह पर हाथ रख दिया ताकि उसकी चीखें जंगल के जानवरों तक भी ना पहुंच पाए। उसे मारकर राजेश ने जंगल की मिट्टी में दफना दिया। लेकिन सालों पहले भी किसी और औरत के साथ यही हुआ था। वो भी गर्भवती थी और उसे भी ऐसे ही इल्ज़ाम लगाकर मार दिया गया था। उसकी आत्मा आज भी इन पहाड़ों में भटकती है और जब भी किसी औरत के साथ अन्याय होता है तो वो किचकंडी बनकर अपना बदला लेती है। किचकंडी के नाखून राजेश की पीठ में गड़े हुए थे। आह! मीना का तो न्याय मिल गया, लेकिन किचकांडी की आत्मा आज भी नेपाल के इन पहाड़ों में भटकती है, हर उस शिकार की तलाश में जो अपनी पत्नी के साथ अन्याय करने की हिम्मत करता है। तो प्यारे दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी किचकांडी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगेगी। तो दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी नई नई कहानी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये कहानियाँ कैसी लगती हैं। धन्यवाद।